कल हमने जीएफ&आर वित्तीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के में पहला अध्याय जिसमें पढ़ा उसमें अपन ने नियम 2 में परिभाषाएं पढ़ी थी और आज परिभाषाएं पूरी होने के बाद नया अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध व नियंत्रण की सामान्य प्रणाली। इसमें अपन इस अध्याय में पहले अध्याय में अपन ने 1 से 4 तक के नियम पढ़े थे। पहले अध्याय में कितने नियम पढ़े? 1 से 4। अब यहाँ नियम 5 से 26 तक के नियम पढ़ेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में नियम कितने? 5 से 26। इस अध्याय में है क्या टॉपिक में ये अपने को बताएगा। ये कहता है, पहले अपन नियम के क्रम के अनुसार पढ़ने से पहले इस टॉपिक में है क्या ये एक आपका माइंड मेकअप करते हैं। इस अध्याय में ये कहता है कि राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से राशि प्राप्त होती है, वो राशि राज्य सरकार के खाते में किस मद में जमा कराई जावे। तो इसमें अपनी को ये कहा, मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार को जो राशि प्राप्त होती है 2 प्रकार से खातों में जमा की जाती है। राज्य सरकार की खुद की राशि जिस पे सरकार का अधिकार है वो राज्य की संचित निधि में जमा कराई जाएगी और राज्य सरकार के पास पब्लिक का पैसा है जो राज्य सरकार के पास केवल अभिरक्षा या सुरक्षा के लिए ही जमा कराया जाता है। उस पैसे को सरकार की संचित निधि में जमा न करा करके लोक लेखे में जमा कराया जाता है। ये 2 खाने हैं या हेड हैं जिसमें पैसे जमा कराए जाते हैं। अब उसके बाद इन पैसे को जमा कहाँ कराया जाता है? कहते हैं कि कोषाधिकारी या कोषागार के माध्यम से सरकार के खाते में बैंक में जमा करा दिया जाता है। तो ये इस अध्याय में सबसे पहली बात अपन ये पढ़ेंगे। तो नियम 5, 6 और 7 में ये 3 बातों में तीनों में यही बात बताई गई है। उसके बाद नियम 8 में अपने को ये बताएगा, सरकार के कोषागार से या खजाने से राशि निकासी के 3 सिद्धांत बताए गए हैं। सरकार के खाते से राशि आहरण करने के, राशि निकालने के 3 सिद्धांत बताए गए। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरकारी खजाने से या खाते से राशि निकालने के सिद्धांत या नियम कौन से नियम में बताए गए हैं? तो सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 8 में बताए गए। इसमें 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात ये कहता है कि जब तक कोई विशेष आदेश या निर्देश नहीं हो तब तक कोई भी राशि सरकारी खजाने से कोषागार से आहरण करके अन्य स्थान पे जमा कराना, निवेश करना निषेध है। वित्त विभाग की अनुमति के बिना राशि को आहरण करना और कहीं इन्वेस्टमेंट करना, विनियोग करना क्या है? निषेध है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी नियम में कहा गया है? तो आपको बताना होगा नियम 8 में। दूसरी बात कहता है
कि यदि भुगतान करना आवश्यक हो तो जब तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश नहीं हो तब तक राशि आहरण नहीं की जानी चाहिए, राशि नहीं निकाली जानी चाहिए। तीसरी बात कहता है कि बजट लैप्स हो जाएगा, बजट लैप्स हो जाएगा, इस कारण राशि को सरकारी खाते से निकाल करके किसी दूसरे खाते में बैंक में जमा कराना भी निषेध है या वर्जित है। बजट लैप्स हो जाएगा इसका मतलब जानते हो क्या? हर मद में हर एक आइटम में खर्च करने के लिए वार्षिक वित्तीय वर्ष के अनुसार सरकार बजट अलॉट करती है। जैसे कार्यालय व्यय के लिए आपको 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए किसी कार्यालय को दिए, कार्यालय में 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है उस तक 40 लाख रुपए ही खर्च कर पाए, तो 10 लाख यदि अपन खर्च नहीं करेंगे तो आपका बजट क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है ना, समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि बजट लैप्स हो जाएगा, तो बजट लैप्स हो जाएगा, इससे बचने के लिए सरकारी खजाने से पैसे निकाल लो और कहीं जमा कर लो और उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में उसको खर्चे कर लेंगे। ये प्रक्रिया भी क्या है? वर्जित है, अनियमितता मानी जाएगी। ये नियम 8 में अपने को 3 बातें बताई। उसके बाद तो सरकारी पैसा जमा कराया जाएगा राज्य की संचित निधि में, सार्वजनिक पैसा पब्लिक का पैसा लोक लेखे में जमा कराया जाएगा। इसके बाद अपन ने कहा कि सरकारी संचित निधि में से राशि निकालने के लिए 3 सिद्धांत बताए गए, वो नियम 8 में बताए गए। अब कहता है कि लोक लेखा जो पब्लिक का पैसा है जिसको लोक लेखे में जमा करा रखा है उसमें से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है, ये नियम 9 में बताया गया। तो इसमें ये कहता है लोक लेखे में से राशि आहरित करने के लिए सबसे पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति या सैंक्शन होनी चाहिए। आप पैसा निकालो तो पैसे की निकालने की परमिशन देने वाला जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरा, उस चालू वित्तीय वर्ष में उसके लिए बजट उपलब्ध होना चाहिए। ये नियम 9 में अपने को कह देता है। नियम 10 जो महत्वपूर्ण है, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षाएं कितनी बार भी हों, पिछले वर्षों में जितनी बार हुई है अब होगी और आपके इस वैकेंसी के बाद जब कभी आगे भी होगी, लेकिन नियम 10 में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नियम 10 में कहता है कि वित्तीय औचित्यता के स्तर, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी स्टैंडर्ड, तो ये कहता है कि सरकारी धन को खर्च करते समय वित्तीय औचित्यता में क्या कहता है? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व अधिकारी का ये कर्तव्य है कि सरकार का पैसा खर्च करते समय ये ध्यान रखे कि मैं मेरा पैसा खर्च कर रहा हूँ, जितनी मितव्ययता उसमें बरतता उतनी ही सरकार का पैसा खर्च करते समय बरतनी चाहिए। सामान्यतया हर आदमी क्या कहता है? तेरी जेब में क्या जा रहा है? सरकार का पैसा है। समझ में आ गई साहब? अपन हमेशा देखते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन है, नाली कंस्ट्रक्शन है या कोई निर्माण कार्य है, घटिया मटेरियल लगा दी तो कहते हैं कि पैसे खा गए, अर्थात सरकार के पैसे को सरकार का पैसा नहीं समझा। तो इसमें वित्तीय औचित्यताओं में 5 बातें कही गई। फाइनेंशियली प्रोप्राइटी के संबंध में कितनी बातें? 5 बातें। आपको एक लाइन तो हमेशा याद रखनी है।
क्या याद रखना है? वित्तीय औचित्यता के स्तर कौन से नियम में हैं? नियम 10 में है। वित्तीय औचित्यता के स्तर कौन से नियम में बताए गए? नियम 10 में बताए गए। इसमें 5 बातें कौन कौन सी हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात वही कहता है जो मैंने अभी आपको कहा, सरकारी धन को खर्च करते समय उतनी ही मितव्ययता बरतनी चाहिए जो अपने धन को खर्च करते समय बरते। दूसरी बात कहता है कि अवसर की मांग से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अवसर की मांग का मतलब क्या है? मौके की परिस्थिति के अनुसार जितना खर्चा होना चाहिए उतना ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मान लो आपकी परीक्षा है और आप परीक्षा में जा रहे हो, तो नियम बना दिया आजकल कि 1 घंटे पहले आपको वहां आपने अटेंडेंस देनी है, प्रवेश लेना है। यदि लेट हो गए तो फिर आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। टैक्सी वाला 20 रुपए की वहां रेट है, कहता है 50 रुपये लूंगा। तो अवसर की मांग को देखते हुए आपको वहां 50 रुपये खर्च कर देनी चाहिए। और यदि मान लो आपके पास टाइम है, आराम से पहुंच सकते हो और 5 रुपये में ही पहुंच सकते हो, तो भी आपने 50 रुपये घर वालों को खर्चा बता दिया। गए बस में और घर वालों को कहा कि जल्दी थी, ट्रैफिक जाम था, 50 रुपये खर्च हो गए। तो इसका मतलब 45 रुपये आपने ऊपर क्या करे? उड़ा दिए। तो जहां आपको अवसर के अनुसार कम खर्चे में काम चले तो कम खर्चा करना चाहिए, लेकिन सरकार का काम नहीं रुके, हानि नहीं होनी चाहिए, तो कभी ज्यादा भी अवसर की मांग के अनुसार कर सकते हो, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखोगे। तीसरी बात कहता है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को, खर्चे की स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्वीकृति इसलिए नहीं देनी चाहिए कि मेरा भी कुछ लाभ होगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? सैंक्शन अथॉरिटी इसलिए सैंक्शन दे रही है कि मेरे को भी 2-4% मिलेगा, इसलिए वो सैंक्शन दे देता है। तो अपने लाभ के लिए कभी भी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। नंबर 4 कहता है कि स्वीकृति देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वीकृति इसलिए दी जा रही है किसी वर्ग विशेष को लाभ होगा या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ होगा। आजकल सामान्यतया सरकार का पैसा इसी आधार पर ही खर्च किया जाता है। मेरे को ये ग्रुप वोट देता है इसलिए इनका काम करा दो, ये अपनी वोटर नहीं है तो इनको अपने को कोई काम नहीं कराना। तो ये जो सोच है किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए सैंक्शन दी जाए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाभ वो दी जाए। पिछले दिनों में हमने एक बार अखबार में पढ़ा था कि रघु शर्मा जब मंत्री थे राजस्थान में, तो इन्होंने अपनी फार्म हाउस में बिसल लाइन की जो पाइप पानी की लाइन आ रही है डायरेक्ट अपने खेत में कर ली। तो इस प्रकार जो लाभ हैं वो नहीं लेने चाहिए। व्यक्ति विशेष को तो वाटर वर्क्स वालों ने भी कनेक्शन दे दिया। व्यक्ति विशेष मंत्री महोदय को राजी रखने के लिए इंजीनियर ने या एडिशनल चीफ इंजीनियर ने ये लाभ मंत्री विशेष व्यक्ति विशेष को लाभ दिया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर कहता है कि किसी भी प्रकार के खर्चे से किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी कर्मचारियों के लाभ का स्रोत नहीं होना चाहिए। वो खर्चा, कोई भी खर्चा सरकारी कर्मचारियों के लाभ का
सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनना चाहिए। ये सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, किस प्रकार से होती है? राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी वहाँ स्टाफ काम करता है वो ये कहता है कि तनख्वाह तो यूनिवर्सिटी में आने की लेते हैं, हम यूनिवर्सिटी में आ गए, इसके लिए हमें क्या दे दो, तनख्वाह दो। और वो काम करने के लिए ओवर टाइम मांगते हैं कि काम तो तब करेंगे जब हमें समय, ऊपरी हुए समय का पैसा दिया जाए, ओवर टाइम का पैसा दिया जाए। और ये ओवर टाइम की उनकी इनकम का तनख्वाह से ज्यादा हर महीने इनकम का सोर्स बन गया है। तो ये ऐसा खर्चा जहां कर्मचारी के लाभ का स्रोत बन जाए, ऐसा खर्चा भी नहीं करना चाहिए, सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नियम अपनी को 11 में कहता है। तो इस प्रकार से नियम 10 में अपनी को ये 5 बातें कही, वित्तीय औचित्यता की बातें कही। तो अपने 5 से 10 तक के नियम अभी आपको मैंने समझाए, अब इनको अपन लिखेंगे। नियम 5, सरकारी धन की प्राप्ति इसमें लिखो, सरकार के लिए और सरकार की ओर से प्राप्त राशि को यथाशीघ्र सरकारी खाते में जमा कराना चाहिए। यथाशीघ्र सरकारी खाते में जमा कराना चाहिए। नियम 6, ये नियम 5 था। नियम 6, इसमें लिखो, सरकार के लिए प्राप्त राजस्व, सरकार के लिए प्राप्त राजस्व व सरकार की बकाया राशि को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए। राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए। सरकार के लिए प्राप्त राजस्व को या सरकार की बकाया राशि को सरकार की संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए। ठीक है साहब। उसी के बाद लिखो, सार्वजनिक राशि या जनता की राशि जो सरकार के
सरकार की अभिरक्षा में, जो सरकार की अभिरक्षा में रखी जाती है, उसे लोक लेखे में जमा कराई जानी चाहिए। उसे लोक लेखे, लोक लेखा का दूसरा नाम क्या है? लोक निधि। लोक लेखे ऑब्लिक लोक निधि में जमा कराया जाना चाहिए। नियम 7, नियम 7 में लिखो, राजस्व प्राप्त नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य, राजस्व प्राप्त नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य, राजस्व प्राप्त नियंत्रण अधिकारी का, राजस्व प्राप्त नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य, राजस्व प्राप्त नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य। इसमें लिखो, राजस्व प्राप्त करने संबंधी, राजस्व प्राप्त करने संबंधी विभाग के प्रबंध अधिकारी का ये कर्तव्य है कि राजस्व प्राप्त विभाग के प्रबंध अधिकारी का यह कर्तव्य है कि सरकार की बकाया राशि का, सरकार की बकाया राशि का सही निर्धारण करे, सही निर्धारण करे और शीघ्र उसकी वसूली करे, और शीघ्र उसकी वसूली करे तथा उसका सही लेखांकन करके, तथा उसका सही लेखांकन करके सरकारी खजाने में जमा कराए, सरकारी खजाने में जमा कराए। अब नियम 8,